नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 का किया शुभारंभ। कहा कि सिंधु जल संधि एक गलती थी। देश में बहने वाले 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। अब सिंधु नदी का पानी देश के किसानों के आएगा काम। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में लगातार उठा रही है महत्वपूर्ण कदम। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य किया निर्धारित। बिहार के नालंदा जिले में असमय आंधी और बारिश से आम की फसल को भारी नुकसान। बारिश से खेतों में लगी लालमी और तरबूज की फसल को भी पहुंचा काफी नुकसान। डांसा नामक कीड़े के प्रकोप से भी लगभग 90% फसल पूरी तरह बर्बाद। हिमाचल प्रदेश बना प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य। गेहूं, मक्का, हल्दी के अलावा गाय और भैंस के दूध के लिए तय किया न्यूनतम समर्थन मूल्य। और अब समाचार तफसील से। और सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पूसा, नई दिल्ली से राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में कृषि मंत्री ने सिंधु नदी संधि का जिक्र करते हुए कहा कि सिंधु जल संधि एक गलती हुई थी। हमारे देश में बहने वाले 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। अब इस आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। सिंधु नदी का पानी अब देश के किसानों के काम आएगा। कृषि को आधुनिक विज्ञान और परंपरागत ज्ञान के साथ जोड़कर हम उस भविष्य की नींव रख रहे हैं जहां किसान आत्मनिर्भर हो, गांव समृद्ध हो और भारत शक्तिशाली बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया, लैब टू लैंड। हमें किसानों तक पहुंचना पड़ेगा। एक सीजन है रबी का और दूसरा खरीफ है। हम वैज्ञानिकों की टीम बनाएंगे जो 29 मई से 13 जून तक किसानों के बीच जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की सेवा है। वैज्ञानिक लैब में किसान खेतों में काम कर रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक हमारे पास हैं। हमारे पास कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हम इसका पूरा उपयोग कर पा रहे हैं। आज मैं किसानों के लिए एक बात और कहना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक गलती हुई थी हमसे, और वो गलती हुई थी सिंधु जल संधि, और ये हुई थी 1960 में। और ये दुर्भाग्य था हमारे देश का, किसानों का, कि हमारे देश से बहने वाली नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। अब इस आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, और हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भारत सरकार ऐसी प्लानिंग करेगी कि हम एक एक बूंद पानी का सिंधु के अपने किसानों के लिए बेहतर उपयोग कर सकें। और इसलिए यह फैसला भी किसानों के हित में है। संधि पर रोक या संशोधन से भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इनके किसानों के लिए सिंचाई का अधिक पानी मिल सकेगा। यह ऐतिहासिक फैसला है और देश के हित में तो ही किसानों के हित में है। आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार के नालंदा जिले में असमय आंधी और बारिश से प्रखंड के किसानों को भारी क्षति पहुंची है। विशेषकर दरवेशपुरा पटोरिया गांव के किसानों के लिए ये मौसम किसी अभिशाप से कम नहीं रहा, जहां एक और आंधी ने आम के टिकोलों को झकझोरकर बड़ी संख्या में जमीन पर गिरा दिया, जिससे मौसमी आम की फसल को भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही बारिश ने खेतों में लगी लालमी और तरबूज की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इस संबंध में दरवेशपुरा गांव के किसान नीतीश कुमार ने बताया कि गांव में हर साल लगभग 100 एकड़ से अधिक जमीन पर लालमी और तरबूज की खेती होती है, जो अधिकांश किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष बैसाख के महीने में हुई भारी बारिश ने न केवल फसलों को बल्कि पौधों की बेल को भी सुखा दिया है। खेतों में फल आने लगे थे, लेकिन मौसम ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और इसके अलावा डांसा नामक कीड़े के प्रकोप से लगभग 90% फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने बताया कि सामान्य दिनों में सिर्फ उनके गांव से प्रतिदिन 10 ट्रैक्टर लालमी तरबूज बिहार शरीफ मंडी भेजा जाता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि एक ट्रैक्टर फसल भी भेजना मुश्किल हो गया है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी कामयाबी मिली है तथा राजस्थान ऐसा अग्रणी राज्य बन गया है जहां इस योजना के कंपोनेंट ए एवं कंपोनेंट सी के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन 1000 मेगावाट से अधिक हो गया है। सरकार के मुताबिक सौर ऊर्जा का उपयोग कर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की दिशा में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित किए गए सौर संयंत्रों से अब प्रदेश के लगभग 1,70,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली मिलने लगी है। योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही है, जहां कृषि कनेक्शन अधिक संख्या में है और इसी के अंतर्गत वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 39,000 से अधिक सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है एवं इस दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम 3 राज्यों में है। कंपोनेंट बी में किसानों को 3 से 7.5 हॉर्स पावर क्षमता के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने पर 60% अनुदान दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों, बागवानों और पशुपालकों के आर्थिक उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बात कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने मंगलवार को राजगढ़ में कृषि विभाग द्वारा आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को याद करते हुए कहा कि उनकी दूरदर्शी नीतियों की बदौलत ही आज हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की लगभग 90% आबादी कृषि पर निर्भर है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। प्रोफेसर चंद्र कुमार ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है और इसके तहत गेहूं के लिए 60 रुपए, मक्का के लिए 40 रुपए और हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलो का समर्थन मूल्य तय किया गया है। और इसके अलावा गाय के दूध के लिए 51 रुपए और भैंस के दूध के लिए 61 रुपए प्रति लीटर दर निर्धारित की गई है, जिससे पशुपालकों की आर्थिकी को भी मजबूती मिल रही है। मंत्री ने पटशाद विधानसभा क्षेत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ये क्षेत्र टमाटर, अदरक, शिमला मिर्च, मटर और लहसुन जैसी नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध है और इसके साथ ही यहाँ आड़ू, सेब और कीवी का भी अच्छा उत्पादन होता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे वर्षा जल संग्रहण तालाब बनाएं और आवश्यकता के समय उनका उपयोग करें ताकि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भरता कम हो सके और इसके साथ ही पारंपरिक खेती के साथ नकदी फसलों को अपनाने की भी उन्होंने सलाह दी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों और युवाओं, युवतियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे रोजगार स्थापित कर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। और इसी कड़ी में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जिले में स्थापित राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्रों एवं सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके लिए विभाग द्वारा जिलों के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। इन केंद्रों पर युवक, युवतियों और किसानों को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावी कार्य योजना व रूपरेखा तैयार कर इच्छुक नव युवकों, नव युवतियों व किसानों को बेहतर से बेहतर प्रशिक्षण दिलाएं। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण कार्यों की निगरानी भी की जाएगी और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त कर के फूड प्रोसेसिंग का कार्य अपने आमदनी बढ़ा सकेंगे और साथ ही प्रशिक्षित जो लोग हैं अपनी यूनिट लगाकर अनुदान व अन्य सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 71 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC की सुविधा प्रदान की है। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए सभी मंडल आयुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मिल रही सुविधा प्रदेश सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य तेज कर दिया गया है और इसी कार्य के अंतर्गत सहकारी और व्यावसायिक बैंकों की सहायता से कार्ड का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार ने भी सभी पात्र किसानों को KCC से जोड़ने के निर्देश दिए हैं ताकि वे फसली ऋण जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकें। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज की पैदावार वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीटा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्टनेट के मुताबिक प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र के पुणे मंडी में प्याज के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 6 मई को प्याज की कीमत थी 950 रुपए। 7 मई को इसके सौदे बिना किसी घटत बढ़त के 950 रुपए पर बने रहे। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में 6 मई को प्याज की कीमत थी 1,350 रुपए। 7 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्याज 1,350 रुपए पर बनी रही। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ बीते मंगलवार प्याज का भाव रहा 1,500 रुपए। बुधवार को इसकी कीमत में 300 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,200 रुपए। हालांकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और प्याज 6 और 7 मई को 1,500 रुपए पर बिकी। मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में 6 मई को टमाटर की कीमत रही 1,150 रुपए। 7 मई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,200 रुपए। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ बीते मंगलवार टमाटर का भाव रहा 900 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 1,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर के भाव की बात करें तो यहाँ 6 मई को टमाटर का भाव था 1,600 रुपए। 7 मई को इसके सौदे 150 रुपए चढ़कर 1,750 रुपए पर जा पहुंचे। हालांकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 6 और 7 मई को टमाटर बिना किसी बदलाव के 900 रुपए पर बिका। बात पंजाब की मंडियों की करें तो यहाँ की जलालाबाद मंडी में बुधवार के दिन टमाटर का भाव रहा 1,300 रुपए। लुधियाना मंडी में टमाटर 500 रुपए पर बिका। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर
ये राज्य देश के 75% टमाटर की पैदावार करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213,20,000 टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204,25,000 टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में किसान मूंगफली, सब्जियों और फलों की अच्छी पैदावार के लिए इनके बागों की समय अनुसार सिंचाई कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान और मूंगफली की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र में किसान प्याज, सूरजमुखी और मक्का की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान गन्ना, तिल और फलों के बागों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश में उत्तरी तटीय इलाकों के किसान बारिश के मौसम के चलते धान, तिल, मूंगफली, रागी, पपीता, केला, आम और मिर्च की कटाई और तुड़ाई का काम फिलहाल टाल दें। कर्नाटक के पूर्वी शुष्क इलाकों के किसान मक्का, तिल, मूंग, उड़द और सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। वहीं यहाँ के दक्षिणी शुष्क इलाकों में किसान धान, सब्जी और फलों के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। केरल के मध्य क्षेत्रों में किसान इस समय धान के खेतों में ढैंचा की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में किसान अदरक के नए पौधों का रोपण कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। तमिलनाडु के पश्चिमी इलाकों में किसान ज्वार और गन्ने की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान केलों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा इलाकों के किसान इस मौसम में धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ के किसान उड़द और मूंग की पकी फसलों की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में ग्रीष्मकालीन दालों की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती हैं और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। इस किस्म का आकार गोल होता है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। इसके अलावा किसान बैंगन की पूसा उत्तम किस्म भी लगा सकते हैं। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। इसका आकार भी गोल होता है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें।
खरपतवार नियंत्रण के लिए किसी भी दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों से अवगत कराया। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। श्रद्धालुओं को मौके से वापस भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, DGP और मुख्य सचिवों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की बैठक की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सीमा, सेना और नागरिकों की ओर आंख उठाने वालों को भारत का मुंहतोड़ जवाब है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने और छेड़छाड़ किए गए फर्जी वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। और ऐसा ही एक दावा किया गया अपने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। उन्होंने 2021 में पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त MiG-21 की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया है कि पाक सेना ने अखनूर सेक्टर में भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि नियंत्रण रेखा के पास एक अन्य UAV को मार गिराया गया। ये सारी ही खबरें निराधार हैं। बलूचिस्तान में 2 अलग अलग हमलों में 14 पाकिस्तानी सेना के कर्मियों की मौत हो गई है। BLA ने इस हमले की वीडियो जारी की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया गया और इसमें लोगों को आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। उत्तरकाशी के गंग नानी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में 7 लोग सवार थे। CM पुष्कर सिंह धामी ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में करगे गुट्टा ऑपरेशन के बीच तेलंगाना में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। नक्सलियों ने एक बार फिर से पुलिस बल को निशाना बनाया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।